Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. जैसा कि आप लोगों को इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वन शॉट वीडियोस और आपने रिक्वेस्ट भी किया है कम्युनिटी टैब पर, हमने स्टाफिंग चैप्टर को 30 मिनट के अंदर सारा चैप्टर आपके पास कंक्लूजन फॉर्म में दिया और पूरी उम्मीद करते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर भी आपको पूरे अच्छे तरीके से कम टाइम में फटाफट आपका रिवीजन करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टिंग क्या होती है, इसके कीवर्ड्स को पकड़ना है आपने। तो कभी भी अगर लिखा हुआ है इसे छुपा दीजिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग। तो ये कुछ 5-6 वर्ड्स हैं, जब भी ये मिल जाए तो डायरेक्टिंग की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज डायरेक्टिंग, राइट। अब डायरेक्टिंग अपने आप में एक सिंगल चीज नहीं है। जब भी आप डायरेक्शंस देते हैं तो 4 एलिमेंट्स का होना उसमें जरूरी है। और वो 4 एलिमेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, जिस पर आपके पास क्वेश्चन में अगर केस स्टडी में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यही करता है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन। फिर वो आपको बोलेगा उस फंक्शन में से किस एलिमेंट की बात यहाँ हो रखी है। तो सबसे पहले आप चारों एलिमेंट अपने दिमाग में याद करो, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, राइट। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। आप एक एक करके समझते हैं। सुपरविजन का मतलब क्या होता है, जो काम आपको सौंपा गया है उसको देखना कि आप अकॉर्डिंगली ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रिसोर्स वेस्ट तो नहीं कर रहे। तो सुपरवाइजन या सुपरवाइजर का काम यही होता है। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि जनरल देखिए कोई भी इंसान काम नहीं करना चाहता, राइट। जैसे आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो मोटिवेशन होती है अलग अलग तरीके की, कि अब सोसाइटी में क्या नंबर बताने हैं तो भाई अच्छा पढ़ना पड़ेगा। दूसरा होता है कि हमें पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं क्योंकि उनका एक एम होता है। तो हर एक का एक गोल होता है। कुछ सेल्फ मोटिवेटेड है और सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो उनको मोटिवेट करने के लिए मोटिवेटर्स का सहारा लिया जाता है, जो कि कंपनी में मैनेजमेंट के लिए जरूरी एलिमेंट है। तो जब एक मैनेजर डायरेक्टिंग करता है तो सुपरविजन भी जरूरी है, मोटिवेशन भी जरूरी है। मोटिवेशन के लिए हमने कीवर्ड लिया स्टिमुलेटिंग, यानी पीपल का जो बिहेवियर है उसको उस तरफ मोड़ देना, गोल अचीव करने की तरफ, ठीक है। यानी कंपनी के लिए प्रॉफिट अर्न करो, कंपनी के लिए अच्छा काम करो। सुपरविजन का मतलब है ओवरसी करना, यानी काम सौंपने के बाद उसको जरूर देखना कि वो ठीक से करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा। फिर है लीडरशिप क्वालिटीज। जब कोई भी इंसान दूसरे को डायरेक्टिंग देता है तो फॉलोअर्स या सबऑर्डिनेट तभी फॉलो करते हैं जब उस लीडर के अंदर, उस मैनेजर के अंदर इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है। वो किसी भी वजह से हो सकती है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लुएंस करने की पावर होनी चाहिए। दैट इज व्हाट लीडरशिप ऑल अबाउट। और कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो मैनेजर समझाना चाह रहा है वही सबऑर्डिनेट समझे, और जो सबऑर्डिनेट अपनी बात कन्वे करना चाहता है वही अगर मैनेजर समझे, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इन 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है जब आप किसी को डायरेक्शन देते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कोई भी ऑर्डर दिया कि ये काम करिए, ठीक है ना। अब आपका मन नहीं है करने के लिए तो उसके लिए हमने क्या किया, मोटिवेट करा, आपको लालच दिया। इसके लिए हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी होते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। अगर लगता है कि पैसे से आप मोटिवेट हो सकते हैं तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आपको बोल दिए। अगर लगता है कि आपको स्टेटस, इमोशनल चीजें ज्यादा पसंद है तो हम आपको रिकॉग्निशन वगैरह यानी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट कर देंगे। तो हमने आपको ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शन दी, बट उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमें आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमने आपको मोटिवेट करा और आप हमारी बात को समझते भी हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार इनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो जैसा ये कह रहे हैं वैसे ही काम को करना चाहिए। तो इन्फ्लुएंस भी कर लिया आपको काम करने के लिए, मोटिवेट भी कर दिया आपको काम करने के लिए। अब ये भी जरूरी है कि जो काम हमने आपको सौंपा है उसको ओवरसी करें, यानी देखें कि आप ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हो। अगर गलत कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस देना, आपको करेक्ट करना। दैट इज व्हाट डायरेक्टिंग ऑल अबाउट। और अगर कोई भी बातचीत होती है दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन का मतलब ही 2 वे कम्युनिकेशन होता है, राइट। 1 वे कम्युनिकेशन इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तभी हमने लिखा कॉमन अंडरस्टैंडिंग। जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है काम करने की, वही उसको समझ में आए। और जैसे सबऑर्डिनेट अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, अपने इश्यूज अपने सुपीरियर के सामने प्रेजेंट कर रहा है, तो उसको भी उसकी बात समझ आए। तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करना आपस में, दैट इज व्हाट डायरेक्टिंग ऑल अबाउट। तो डायरेक्टिंग में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहली बात, अगर एक अच्छा टीचर, मतलब जो एक बच्चे को लगता है कि यार काफ़ी नॉलेजेबल है और आप यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं, अगर आपको लगता है कि वो ऐसा कहें कि इस तरीके से प्रिपरेशन करिए,
तो एक तो उनमें लीडरशिप क्वालिटीज है, वो आपको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, क्योंकि जैसा वो कहते हैं आप वैसा ही करते हैं। तो उन्होंने कहा आप ये चैप्टर पहले कर लीजिए, सेकंड बुक पहले कर लीजिए, आपने वैसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने आपको मोटिवेट भी करा कि अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है तो हम आपके लिए मटीरियल लेकर आएंगे, तो मोटिवेट भी कर दिया उन्होंने। और फिर आपको वो कह रहे हैं कि आपके जो भी पेपर्स हों उनको आप टेलीग्राम पे हमें सेंड करिए, सॉल्यूशन सेंड करिए। तो वो आपको सुपरवाइज भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि आप ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे, और आपके बीच में जो लगातार कम्युनिकेशन हो रही है, चाहे वो कैसे भी कम्युनिकेशन हो रही है, दैट कम्युनिकेशन मेक्स डायरेक्टिंग इफेक्टिव। तो दो वे कम्युनिकेशन होना जरूरी है, तभी बात बनती है। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग: supervision, motivation, leadership. Supervision, oversee; motivation, stimulating the behavior of the people; leadership, influencing the behavior. Influence का मतलब ये होता है जैसा आप चाहते हैं ना वो आप हट जाएंगे, और जैसा सामने वाला पर्सन चाहता है, लीडर चाहता है, वो चीज करना शुरू कर देंगे। दैट इज व्हाट लीडरशिप क्वालिटी इज ऑल अबाउट। ठीक है, कई लोग जैसे किसी भी नेता को मानते हैं तो जैसा वो लोग नेता कहता है वैसा ही लोग करना शुरू कर देते हैं, पब्लिक करना शुरू कर देती है। तो इसका मतलब उस लीडर के अंदर इन्फ्लुएंसिंग पावर है आपके पास। ठीक है ना। और ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है: ऑल मैनेजर शुड बी अ गुड लीडर, बट ऑल लीडर कैन नॉट बी अ मैनेजर ऑफ एनी बिजनेस। राइट, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग हमने पढ़ा, गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग इज डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के एलिमेंट क्या है बोलिए? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। राइट, उसके लिए हमने कीवर्ड भी आपको प्रोवाइड करे जो केस स्टडी में आपके पास आ सकते हैं। फीचर्स क्या है डायरेक्टिंग के? तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, और केस स्टडी में भी आपको मिलेगा, डायरेक्टिंग ही वो फंक्शन है जो एक्शन को इनिशिएट करता है। इससे पहले काम शुरू नहीं हुआ। प्लानिंग में आपने क्या किया? ब्लूप्रिंट तैयार किया, सिर्फ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग में आपने डिपार्टमेंट्स तैयार करे। स्टाफिंग में आपने ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स ला के रख दिया। ये पड़ा हुआ है आपका फिजिकल रिसोर्स और ये पड़ा हुआ है आपका ह्यूमन रिसोर्स। जब तक आप इनको ऑर्डर नहीं देंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, डायरेक्शन नहीं देंगे, कोई भी काम करना शुरू नहीं करेगा। तो डायरेक्टिंग ही वो स्टेप है जहां से काम स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप एक आर्किटेक्ट हैं, आपने पूरा ढांचा तैयार कर लिया कि ये बिल्डिंग कैसे तैयार करनी है, तो प्लानिंग हो गई। आपने डिपार्टमेंट बना लिए कि लेबर क्या कहते हैं, सफेदी का काम किससे होगा, जो प्लम्बरिंग का काम है वो किससे होगा, सारे डिपार्टमेंट्स आपने अलग अलग क्रिएट कर दिए। पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का, किस किस से काम कराया जाएगा। फिर आपने स्टाफ भी अपॉइंट कर लिया, लेबर भी लिया है। लेबर भी पड़ी हुई है, रेत, मिट्टी, ईंटें सब पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ भी काम नहीं होगा। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आता है और जो आर्किटेक्ट है वो आता है और लेबर को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है, इन्हें डायरेक्टिंग देना शुरू करता है। तो ये स्टाफ जो है उस फिजिकल रिसोर्स के साथ काम करना शुरू करती है। तो जब तक डायरेक्टिंग नहीं होती तब तक काम इनिशिएट नहीं होता। यहाँ पर आपने ब्लूप्रिंट तैयार करा, यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट्स यानी फिजिकल रिसोर्स कलेक्ट करे, यहाँ पर आपने ह्यूमन रिसोर्स कलेक्ट करे, लेकिन इन दोनों के बीच में लिंक बिठाने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? डायरेक्टिंग। तो इसलिए कहते हैं डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। इट टेक प्लेस एट एवरी लेवल, यानी जो टॉप लेवल होता है वो मिडिल लेवल को डायरेक्शन देता है, जो मिडिल लेवल है वो सुपरवाइजर यानी लोअर लेवल को डायरेक्शन देता है, और जो सुपरवाइजर है वो लेबर को डायरेक्शन देती है। राइट, इसलिए ये फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही होता है। ठीक है ना, ऊपर से आपके पास डायरेक्शंस आती हैं और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट्स नेवर एंडिंग, इट्स गोइंग ऑन। क्योंकि डायरेक्शन जैसे ही रुक जाएगी काम वहीं रुक जाएगा। आप देखिए मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, वहां पर जो किचन स्टाफ होता है या जो फ्रंट स्टाफ है उनको पता है उनका काम क्या है, बट फिर भी वहां एक मैनेजर होता है जो उनके काम को देखता रहता है, वो उनको डायरेक्ट करता रहता है, तुम ये करो। जो आपके पास डिलीवरी बॉयज हैं उनको डिलीवरी के लिए ऑर्डर, तो वो डायरेक्शन जरूरी है। जहां वो डायरेक्शन टूट जाएगी, ये जो फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स है इसका वेस्टेज होना शुरू हो जाएगा। तो मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, इन दोनों रिसोर्स के बीच में लिंक बिठाना, और वो डायरेक्टिंग करती है। राइट, तो इट इनिशिएट एक्शन, it take place at every level, it flows from top to bottom and it is a never ending process, that means continuous process, that is a feature of directing। ठीक है, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, फीचर ऑफ डायरेक्टिंग। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो भाई इधर से ही हमको कुछ इंपॉर्टेंस मिल गई। सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि डायरेक्टिंग के बिना काम ही स्टार्ट नहीं होगा। अभी हमने आपको समझाया है ना, रेत, मिट्टी, ईंटें सब तैयार है, वर्कर भी तैयार है, लेबर भी, लेकिन काम नहीं करे, ऐसे ही बैठे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टर आता है, ठीक है, और फिर वो उनको ऑर्डर देता है कि आप ऐसा करना शुरू करो। आप देख अपने आसपास दे सकते हैं बिल्डिंग बनते हुए, तो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर आता है, जो आप ठेकेदार जिसको कहते हैं, वो जब बोलना शुरू करता है तब आपके पास काम करना शुरू करते हैं लेबर कर। तो इट इनिशिएट द एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस है डायरेक्टिंग की वो ये, इट इनिशिएट एक्शन, इट गाइड एम्प्लॉय। क्योंकि डायरेक्टिंग में गाइडेंस वर्ड भी होता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स नहीं होते इसके अंदर। डिपेंडिंग अपॉन सबऑर्डिनेट आप डायरेक्टिंग करते हैं। अगर आपको लगता है कि उसको थोड़ा बहुत बताने की जरूरत है तो गाइडेंस होती है, आपको लगता है कि उसको पूरा बताने की जरूरत है और थोड़ा सा सख्त तरीके से बताने की जरूरत है तो आप उसको ऑर्डर्स देते हो, इंस्ट्रक्शंस देते हो, एक रूल की तरह लगता है। तो गाइड भी करती है डायरेक्शन। देखिए आप, बहुत नॉर्मल सी बात है, जैसे आप लोग रोड पे चल रहे हैं, आप एक मान लीजिए दिल्ली से लेकर आप चंडीगढ़ जा रहे हैं, एरोस बने हुए होते हैं,
वो एरो ही तो आपको डायरेक्ट करते हैं कि आपको किस जगह मुड़ना है। अगर वो एरो एक जगह पर टूट जाए तो आपकी गाइडेंस खत्म हो जाएगी, और जहाँ गाइडेंस खत्म हो जाएगी आप वहीं पर रुक जाएंगे। तो डायरेक्टिंग गाइडेंस करती है कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या और इसके बाद क्या। तो इट गाइड्स द एम्प्लॉय। फिर इट इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट। बेसिकली एक अच्छा रिलेशन अगर आपने बनाना है तो डायरेक्टिंग, एक गुड डायरेक्टिंग होनी जरूरी है, और गुड डायरेक्टिंग एक गुड लीडर कर सकता है। तो एक गुड लीडर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें सब लोग मिल के काम करना पसंद करते हैं, टीम वर्क। तो एक अच्छी डायरेक्टिंग ये एश्योर करती है कि सब मिल के काम करें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है। जैसे कि एग्जांपल है कि आप सारे फ्रेंड्स हैं, किसी पार्टी के लिए जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए। अगर ये जो पर्सन है ये सबको प्रॉपर डायरेक्शन दे रहा है कि मेरे से बात करते रहना, किसी से मैसेज पे बात कर रहा है, किसी से फोन पे बात कर रहा है, प्रॉपर डायरेक्शन दे रहा है, सब लोग एक टाइम पर सही जगह पर टाइम से पहुंच जाएंगे। तो गुड डायरेक्शन डेफिनेटली इंटीग्रेट दी एफर्ट, सबके जो एफर्ट्स होंगे वो एक साथ आएंगे। लेकिन अगर उसकी डायरेक्टिंग अच्छी नहीं होती तो कोई टाइम से पहुंच रहा है, कोई लेट पहुंच रहा है, कोई पहुंच ही नहीं पा रहा, वापस चला गया। ठीक है जी। इसके बाद है फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज। देखिए जब भी कोई नया बदलाव आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिजनेस एक बिजनेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है और वो एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बदलता रहता है, गवर्नमेंट जो है बदलती जाती हैं, या फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट काफ़ी चेंजेबल है, कॉम्पिटिटर्स में चेंजेस आ जाती हैं। तो ऐसे में चेंज एक्सेप्ट करना तो मैंडेटरी चीज़ है बिजनेस के लिए। तो जो अच्छी डायरेक्टिंग होती है वो मदद करती है एम्प्लॉयज़ को उस चेंज को एक्सेप्ट करने में। डायरेक्टिंग मीन्स गाइडेंस। अब कोई नया बदलाव आता है किसी भी तरीके का, फॉर एग्जाम्पल अगर जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया एकदम ही, ठीक है, अब जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में उसमें बड़ी उथल पुथल मची, भाई कैसे जीएसटी करेंगे ये वो। तो जो इनका मैनेजर है, जो हेड है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, उसने बहुत अच्छे से गाइड करा, हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। तो जो जितने भी लोग परेशान हो रहे थे सब सेटल आउट हो गए। तो इसका मतलब क्या होता है, जब कोई चेंज आता है और अच्छी डायरेक्टिंग यानी अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो आप उस चेंज को डेफिनेटली एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि 12th में आप लोगों के पास एक नया चेंज आ गया कि आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना है डीयू में। अब आप परेशान हो गए सारे के सारे, अब आपको गाइडेंस मिलने लगी अपने ट्यूटर से, अपने स्कूल टीचर से, अपने पेरेंट्स से, जहाँ से भी आपको गाइडेंस मिली, तो आप सेटल आउट हो गए। यानी आप उस चेंज को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं 12th की, और उसके बाद आप तैयार करेंगे एंट्रेंस की, राइट। तो चेंज को एक्सेप्ट करने में एक अच्छी डायरेक्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो एक काम शुरू करवाती है, इंप्लॉयज को गाइडेंस देती है, इंप्लॉयज के एफर्ट्स को इकट्ठा करती है, सिंक्रोनाइज करती है, और नए चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में लाने में एक अच्छी डायरेक्टिंग मदद करती है। और इसी वजह से स्टेबिलिटी और बैलेंस भी बना रहता है। इनस्टेबिलिटी क्या होती है, जब एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है तो परेशान हो जाते हैं और उस परेशानी में सब गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब बदलाव आता है और उस बदलाव के लिए जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से सबऑर्डिनेट को डील नहीं करती तो वो परेशान हो जाएंगे, स्ट्राइक पे चले जाएंगे, या कुछ भी और डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आप उस चेंज को इजीली एक्सेप्ट करा लेते हैं और मैनेजर और उनके बीच में, सबऑर्डिनेट्स के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है, तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और बैलेंस भी बना रहता है। अच्छी गाइडेंस, दैट मीन्स स्टेबिलिटी, ठीक है ना। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। चलिए देखते हैं आगे फटाफट से इस चैप्टर में और क्या है। इसके बाद इसमें एक एलिमेंट हमने पढ़ा था, 4 एलिमेंट हमने पढ़े थे। क्या पढ़े थे, फिर से रिवाइज करो। लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। तो मोटिवेशन के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं इसमें। सुपरविजन का तो आपका कटा हुआ है, बस सुपरविजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे तो एक गुड सुपरवाइजर के आपको फीचर भी पता होना चाहिए कि उसमें पेशेंस होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें गुड सुपरवाइजर के पहले फैक्टर्स हुआ करते थे, बट अभी फिलहाल आपका डिलीटेड है। अब मोटिवेशन क्या है, मैं अपनी लैंग्वेज में इसको एक लालच बोलती हूँ, जिसके थ्रू आप इन्फ्लुएंस कर पाते हो पीपल को, इंसाइट कर पाते हो, स्टिमुलेट कर पाते हो कि आप ये पर्टिकुलर एक्ट करो। तो इसीलिए कीवर्ड्स मैंने लिए, इट इज स्टिमुलेशन, इंसाइटमेंट एंड इंड्यूसमेंट टू एक्ट। एक काम करने के लिए एक लालच देना बहुत जरूरी है, बिना लालच के नहीं काम होता है ना। जैसे अगर कोई भी चीज़ आप देखिए, बच्चे से भी आपने काम कराना है तो आप बोलेंगे कि ये चीज़ आपको, आप ये कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो एक लालच बहुत जरूरी है, वो मोटिवेट करता है काम को करने के लिए। तो इट इज नथिंग बट इट्स अ स्टिमुलेशन एक्टिविटी। स्टिमुलेशन मतलब होता है कुछ एक्टिविटी कराने के लिए। इंसाइटमेंट या इंड्यूसमेंट टू एक्ट, आपको मना लेना कि आप ये काम करिए, दैट इज व्हाट मोटिवेशन ऑल अबाउट। 3 वर्ड है, मोटिव, मोटिव एम होता है। मोटिवेटर्स वो टेक्निक्स और टूल और इंसेंटिव्स होते हैं जिनके जरिए आपको लालच दिया जाएगा, यानी आपको मोटिवेट करा जाएगा पैसे के जरिए, या आपको नया फोन दे दिया जाएगा, या आपको नई बाइक दिला दी जाएगी, या आपके लिए ट्रिप ऑर्गेनाइज कर दी जाएगी, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देंगे आपको। ये सारे वो टेक्निक्स हैं, वो टूल्स हैं, वो लालच के जरिए हैं जिनके थ्रू आपको मोटिवेट करा जाएगा। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये करा जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मोटिवेशन, राइट। अब इसके फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इंटरनल फीलिंग है, मतलब पूरे तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है, और
क्योंकि इंटरनल फीलिंग है और हर इंसान की इंटरनल फीलिंग बदलती रहती है। यानी आज अगर आप किसी चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप कल उसी चीज़ से मोटिवेट हो। जैसे अगर अभी आपको कहा गया कि आपको 500 रुपीज़ का इनाम दिया जाएगा अगर आप टेस्ट में पूरे नंबर लाएंगे, तो आज आपको 500 रुपये की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आपकी फ्रेंड का बर्थडे है कल और आपको गिफ्ट खरीदना है। तो ये इंटरनल फीलिंग है, आप फटाफट से मोटिवेट हो गए और आपने टेस्ट बहुत अच्छा पढ़ कर आया और टेस्ट बहुत अच्छा दिया। नेक्स्ट डे हमने सेम आपको कहा, आप नहीं मोटिवेट हुए। तो क्योंकि ये प्योरली इंटरनल फीलिंग है इसलिए कॉम्प्लेक्स भी है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंटर रिलेटेड है। ये इंटरनल फीलिंग है, प्योरली इंटरनल फीलिंग है। हर इंसान जरूरी नहीं है उस 500 रुपये से मोटिवेट हो, है ना। अब एक क्लास में अगर मान लीजिए एक ट्यूशन में ही मान लीजिए 30 बच्चे हैं और जो ट्यूटर है वो आपको ऑफर करता है कि जिस बच्चे का टेस्ट बहुत अच्छा होगा उसको हम जो है मान लीजिए शिमला की ट्रिप देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे ये चीज़ करें कि हाँ जी हमें शिमला की ट्रिप चाहिए, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, ज़रूरी नहीं होता। तो इट्स एन इंटरनल फीलिंग। और क्योंकि इंसानों पे बिलोंग करता है और ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। फिर ये गोल ओरिएंटेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, इसका काम यही है। आप मोटिवेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम चाहते हैं कि ये गोल अचीव हो जाए, तो गोल की तरफ इसको मूव करा जाता है, ठीक है। और जो मोटिवेशन होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे आपको कहा जाता है कि आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, आपको बाहर भेज दिया जाएगा, या आपको नया लैपटॉप दे दिया जाएगा कंपनी की तरफ से, आपको कार फैसिलिटी दे दी जाएगी। इस तरीके के जो लालच हैं, इस तरीके के जो मोटिवेशन है, ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। और अगर ऐसा दिया जाता है कि आपको निकाल दिया जाएगा कंपनी से, आपकी सैलरी काट दी जाएगी, या फिर आपको थोड़े दिनों के लिए जो है एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना पड़ जाएगा, तो इस तरीके के जो आप डरा रहे हैं, इस तरीके की जो चीज़ें कर रहे हैं, ये भी मोटिवेशन है। इसमें भी बंदा काम करेगा, इसमें भी इंड्यूस होगा काम करने के लिए, स्टिमुलेट होगा काम करने के लिए, बट दिस इज नोन एज नेगेटिव मोटिवेशन। तो क्या फीचर्स हुए? इंटरनल फीलिंग है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है, इसीलिए करा जाता है कि गोल की तरफ भागो। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, राइट। चलिए अब आपके पास मोटिवेशन में ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेंशन है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, जो ये कहती है कि एजम्पशन है इनकी कि एक इंसान इसी लेवल से गुजरता है अपनी नीड। जब उसकी एक नीड सेटिस्फाइड होती है तभी वो दूसरी नीड की तरफ जाता है। ये एजम्पशन है मैस्लो की कि पहली नीड सेटिस्फाइड होगी तभी वो दूसरी नीड की तरफ बढ़ेगा, दूसरी नीड सेटिस्फाइड होगी तभी वो तीसरी नीड की तरफ बढ़ेगा, यानी इसी ऑर्डर में वो अपनी नीड्स की तरफ जाता है। यानी सबसे पहले इंसान को अपनी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई करनी है, यानी रोटी कपड़ा मकान। अगर उसकी ये नीड सेटिस्फाइड हो जाती है फिर उसको चाहिए जॉब सिक्योरिटी, यानी अब उसकी जॉब परमानेंट हो जाए। जैसे एक एग्जांपल है कि एक पर्सन है, उसको कुछ भी नहीं है, अभी उसके पास जॉबलेस है, वो एकदम बस उसको ये चाहिए भाई मुझे जॉब मिल जाए, कहीं से भी मेरे 10-12 हज़ार रुपये आना शुरू हो जाए ताकि मेरे घर का रोटी कपड़ा सब चीज़ें हो सके। तो उसकी साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइड हो गई, उसको जॉब मिल गई। अभी लेकिन ये जॉब परमानेंट नहीं है। अब उसकी जो सेकंड नीड है जिससे उसको लालच दिया जा सकता है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी जॉब परमानेंट कर दी जाएगी, आपकी पेंशन लगवा दी जाएगी, आपकी इनकम फिक्स कर दी जाएगी, इस तरीके से आप उसको लालच देंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जब एक नीड सेटिस्फाइड होती है तो उसको मोटिवेट करने के लिए उससे हायर नीड की तरफ उसको लेके जाना होता है। तो अगर मान लीजिए वो अच्छा काम कर लेता है और उसकी जॉब फिक्स कर दी जाती है, उसकी इनकम भी फिक्स हो गई, पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट सब चीज़ें काफ़ी हद तक उसके पास बन गया। अब वो जाता है नेक्स्ट स्टेज के लिए। अब उसको चाहिए कि ग्रुप में उसके एक्सेप्टेंस हो, कोलीग्स उसकी रिस्पेक्ट करें, एक्सेप्टेंस दी जाए उसको। तो नेक्स्ट उसकी आती है एफिलिएशन नीड, दैट इज फ्रेंडशिप और एक्सेप्टेंस बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एम्प्लॉइज हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, कोलीग्स वगैरह। जब उसकी ये नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तब उसको मोटिवेट करने के लिए एस्टीम नीड का सहारा लिया जाता है कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, आपको पावर दे दी जाएगी, ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम दे दी जाएगी, ठीक है। तो तब उसको इस नीड से मोटिवेट करा जाएगा। और जब उसकी ये नीड भी सेटिस्फाइड हो जाएगी तब उसको मोटिवेट करा जाएगा कि आपको ग्रोथ पर्सपेक्टिव से आपको और चीज़ें करने को दी जाएंगी, आप और नई नई चीज़ें सीखिए, करियर एडवांसमेंट के लिए और नई चीज़ें सीखिए। तो बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कब पूरी हो जाती है? जब आपको ऐसा लगता है कि मेरा गोल अचीव हो गया, या जब आपको लगता है कि हाँ यही वो जगह थी जहाँ पे मुझे सेल्फ फुलफिलमेंट फील हो रही है, यही वो ड्रीम था जो मेरा पूरा हो गया। ये ग्रोथ का तो कोई एंड नहीं है, लास्ट नीड है ये आपके पास हायरार्की के अंदर। तो ये आपकी मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी, राइट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें इंसेंटिव्स का, राइट। इंसेंटिव्स मतलब लालच, यानी मोटिवेशन किससे करेंगे आप? इंसेंटिव्स, टेक्निक्स, टूल्स, यही है वो टूल्स और टेक्निक, मोटिवेटर्स जिन्हें आप बोल सकते हैं, है ना। मोटिवेटर्स पढ़ा था अभी हमने, मोटिव, मोटिवेटर्स और मोटिवेशन। तो ये मोटिवेटर्स हैं, वो जरिए हैं जिनके थ्रू हम इन्फ्लुएंस करते हैं, इंड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं एम्प्लॉय को, सबॉर्डिनेट को, कि वो पर्टिकुलर अपना बिहेवियर जो है वो शिफ्ट कर दे ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, वो इंसेंटिव जो मनी और मनी टर्म्स में होते हैं उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बोलते हैं। इसमें सबसे पहला है पे और अलाउंसेस, ये कैश में दिया जाएगा। अलाउंसेस में डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस,
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इस तरीके के बड़े सारे अलाउंस होते हैं। इसमें क्या होता है, इन सभी चीज़ों के लिए कंपनी आपको पैसा प्रोवाइड करती है। डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, मतलब महंगाई बढ़ती जाती है तो अब उस महंगाई को कंपनसेट करने के लिए आपकी सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए ना, तो डीए वही चीज होती है। महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए आपकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट आता है वो डीए कहलाता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए भी आप दिल्ली में काम कर रहे हैं और आपको किसी और स्टेट में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो आसानी नहीं होती दिल्ली से किसी और स्टेट में शिफ्ट होना, नहीं चाह रहा वो पर्सन, तो उसको लालच दिया जाएगा तुम्हें सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के नाम पे 55,000 रुपये और दिए जाएंगे साल के, तो वो इस लालच में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मेडिकल अलाउंस, उसके मेडिकल फैसिलिटी के लिए पैसे दे दिए, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए अलाउंस दे दिया, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये सारे अलाउंसेज होते हैं। तो ये आपके पास फाइनेंशियल इंसेंटिव है, पैसे की टर्म्स में दे रहे हो, आप उसको लालच दे रहे हो, अच्छा काम करो तुम्हें ये अलाउंसेज मिल जाएंगे, अभी तुम्हारे को बेसिक पे मिलती है, तुम्हें ये सारे अलाउंस तुम्हारे बढ़ा देंगे, ठीक है। सेकेंड हमें पता है बोनस, क्लियर, इससे भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि भाई जो अच्छा काम करेगा उसी को बोनस मिलेगा, ठीक है जी। फिर आता है परक्यूजिट, दैट इज फ्रिंज बेनिफिट्स या फैसिलिटीज, इसको मैं सिंपल शब्दों में बोलती हूँ फैसिलिटीज। देखिए दो तरीके के पेरेंट्स होते हैं, कैश में चीजें देते हैं, कहते हैं आपको जो चाहिए हम ला देंगे, तो अलाउंस इज लाइक दैट कि हर चीज के पैसे दे दिए, आपको किराए के घर के लिए पैसे दे दिए, एचआरए बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, आपको इन्फ्लेशन के लिए डीएनएस अलाउंस दे दिया, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो चलिए पकड़िए सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन की पढ़ाई के लिए पैसा ले लीजिए, मेडिकल के लिए पैसा ले लीजिए। अब आपका खर्चा क्या होता है वो अलग बात है, पर अलाउंस पकड़ा दिया। प्रक्यूजिट में आपको पैसे नहीं दिए जाते, आपको फैसिलिटी दी जाती है, रहने के लिए फ्री का घर दे दिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रहने के लिए फ्री घर दे दिया, या आपको आने जाने के लिए कैब दे दी, ठीक है ना, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी खुद पे कर देगी। इस तरीके की जो फैसिलिटीज हैं, फैसिलिटीज बेसिकली रुपया ना देकर फैसिलिटी देना, उनको क्या बोलते हैं, पर्क्स देना, ठीक है। फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग, इसमें कंपनी ऑफर करती है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो प्रॉफिट में आपको भी हिस्सा दिया जाएगा, राइट। इसके अलावा है इसोप, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन, इसमें कंपनी अपने इंप्लॉय को ये ऑप्शन देती है कि हम शेयर इशू कर रहे हैं पर आपको मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर ये शेयर दे देंगे, अगर आप खरीदना चाहें तो बिल्कुल खरीदिए, ऐसा कंपनी क्यों करती है। अगर कंपनी का शेयर मार्केट में 150 रुपए का बिक रहा है तो यहां पर कंपनी कहती है कि आप 100 रुपए में खरीद लो, 50 रुपए का कंपनी नुकसान क्यों करेगी अपना, नुकसान नहीं है भाई, ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर इंप्लॉइज कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो वो कंपनी के लिए लॉयल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सैलरी नहीं लेनी, अब उनको पता है जो शेयर उन्होंने खरीदे उसमें प्रॉफिट में हिस्सा भी बनता है, तो वो कंपनी के लिए और ज्यादा लॉयल्टी से काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें भी प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए भाई, हमारे भी शेयर इन्वेस्टेड हैं, तो ये कंपनी के लिए बहुत विन विन सिचुएशन रहती है। इसके अलावा है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, इसमें होता है जितनी यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे उस हिसाब से आपको वेजेस दी जाएंगी। रिटायरमेंट बेनिफिट, इसमें पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी हो गया। ग्रेचुटी क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में 5 साल से ज़्यादा काम कर जाते हैं तो आपकी लॉयल्टी को रिवॉर्ड करने के लिए ग्रेचुटी बनती है आपकी, तो जब आप रिटायर हो गए या उससे पहले भी आपको ग्रेचुटी दी जाती है आपको रिवॉर्ड करने के लिए। पेंशन और प्रोविडेंट फंड तो आपने सुना ही होगा। तो ये सारे हैं आपके फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फटाफट से एक बार देख लो कौन कौन से हैं। पे एंड अलाउंसेस, बोनस, परक्यूजिट। अलाउंसेस में पैसा दिया जाता है, बोनस में भी पैसा दिया जाता है, परक्यूजिट में फैसिलिटी दी जाती है, रहने के लिए घर, कैब फैसिलिटी, आपके बिल हम पे कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कर देंगे, लैपटॉप प्रोवाइड कर रही है कंपनी, आने जाने के लिए कार दे रही है। प्रॉफिट शेयरिंग में कंपनी ये कहती है कि आप अच्छा काम करिए, आपको भी प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। यहाँ पर क्या करती है कंपनी, शेयर इशू करती है अपने एम्प्लॉयज को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर, ठीक है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस में क्या है, जितना प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से वेजेस मिल जाएगी भाई, ठीक है जी। और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हर एम्प्लॉय को पता है कि एक बार जब आप एम्प्लॉयमेंट आपकी खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या, तो अगर आप उनको अपनी कंपनी में टिके रहने के लिए और अच्छा काम करने के लिए लालच देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा इंसेंटिव होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कि आप उनको पेंशन, प्रोविडेंट फंड वगैरह के लिए ऑफर करिए तो वो आपकी कंपनी के लिए और अच्छा काम करेंगे। ये तो हो गई फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब सिर्फ पैसा ही इंसान को मोटिवेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक टाइम ऐसा हो जाता है कि आपके पास फाइनेंशियली आप इतने सही हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं कि सिर्फ वो पैसा ही आपको जो है, अकेला पैसा आपको मोटिवेट नहीं करता। तब आपको कौन से इंसेंटिव्स की जरूरत होती है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ऑब्वियसली ये थोड़े से मिडिल और टॉप लेवल एम्प्लॉइज के लिए, टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए ज़रूरी होता है। लोअर लेवल के लिए आपके पास फाइनेंशियल इंसेंटिव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनके पास पैसे का बहुत ज़रूरी होता है, नीड होता है उनका, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में सबसे पहला है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है कि भाई एक अवार्ड फंक्शन कर लीजिए, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ट्रॉफीज दे दीजिए उनको, उनकी फोटो लगा दीजिए। डोमिनोज वगैरह में आपने देखी होगी
जो भी एम्प्लॉय ऑफ द वीक होता है उसकी फोटोज लगी हुई होती है। तो दिस इज व्हाट रिकॉग्नाइजिंग देयर एफर्ट कि उन्होंने अच्छा काम किया, तो इनसे बहुत खुशी मिलती है। स्कूल में भी होता है ना, जिस बच्चे का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है उसको ट्रॉफी दी जाती है, रिकॉग्नाइज करा जाता है उसको, तो ये उसके लिए एक मोटिवेशन होता है और दूसरे बच्चों के लिए भी मोटिवेशन होता है। सेम एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। फिर है जॉब सिक्योरिटी कि भाई मेरी जॉब सिक्योर कर दो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो ये भी अपने आप में एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, अगर आप उसको ऑफर करते हैं कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में अच्छे से काम करेंगे तो हम आपको न्यू स्किल्स सीखने का मौका देंगे, न्यू ट्रेनिंग देंगे, आपको न्यू चीज़ों की ट्रेनिंग देंगे, दैट इज व्हाट करियर एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आप ये अच्छे से निभा लेंगे तो ये भी अपने आप में एक लालच हुआ, ये भी अपने आप में एक इंसेंटिव हुआ, राइट। इंप्लॉय पार्टिसिपेशन, अगर कंपनी जो डिसीजन मेकिंग लेती है उसमें इंप्लॉइज का भी कंसल्टेशन ले लेती है, पार्टिसिपेशन ले लेती है, कंसल्टेशन फाइनल डिसीजन मैनेजर का ही है, तो वो काम क्योंकि उनकी कंसल्टेशन से लिया गया है वो अपने आप उस चीज को करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, राइट। उसके बाद स्टेटस आता है नॉन फाइनेंशियल में कि उनको पावर दे दीजिए, स्टेटस दे दीजिए, उनको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज बढ़ा दीजिए। जॉब एनरिचमेंट, इसमें मैं कीवर्ड आपको दूंगी वैरायटी ऑफ वर्क दीजिए, कुछ नया ऐड कीजिए उसमें जिससे उनको और ज्यादा बॉर्डम ना फील हो। कई बार ऐसा होता है काम करते करते बॉर्डम फील होने लग जाता है, तो उनको नई वैरायटी दीजिए, चैलेंजिंग टास्क दीजिए। कई लोगों को, कई सबॉर्डिनेट को इस तरीके की काम करना पसंद है, तो इस वजह से वो मोटिवेट होते हैं, तो आपको वैरायटी दीजिए, चैलेंजिंग टास्क दीजिए, इसको बोलते हैं जॉब एनरिच कर देना उसकी, राइट। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत नॉर्मल सी बात है, जिस क्लाइमेट में वर्कर काम करते हैं अगर वो उनके फेवरेबल होगा तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होंगे। यानी अगर उनकी सजेशन सुनी जाती हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती हैं, उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाता है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, पानी, खाना, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो उनको दी जाती हैं। कई कई जगह पर तो अगर आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो उसके लिए भी आपके इंतजाम करे जाते हैं। कई जगह पर रिलैक्सेशन के लिए भी रूम बने हुए होते हैं। जो फीमेल वर्कर्स होती हैं उनके बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ फैसिलिटी वहाँ पर होती है। तो इट इज़ नोन एज फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। वहाँ उनको जाना पसंद होगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर करा जाता है, बॉस हमेशा डांट फटकार लगाता रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, चापलूसी होती रहती है, बटरिंग होती रहती है, वो अनफेवरेबल क्लाइमेट है। तो अगर एक फेवरेबल क्लाइमेट है तो इंप्लॉय खुद आएगा वहां पर, एब्सेंटिज्म कम होगा, लेबर टर्नओवर कम होगी। तो गुड ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट यानी फेवरेबल सिचुएशन देना वर्कर्स को, इक्वल बिहेवियर सबके साथ हो, ये एक बहुत जरूरी चीज है। ये अपने आप में एक ऐसा इंसेंटिव है जो वर्कर को मोटिवेट करता है कंपनी में आने के लिए, राइट। और लास्ट है हमारे पास इंप्लॉय एम्पावरमेंट। देखिए एक है पार्टिसिपेशन, एक एम्पावरमेंट। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है उनका डिसीजन मेकिंग में कंसल्टेशन लीजिए। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि आपने उनको एक काम सौंप दिया, अब वो कैसे करना है ये ऑटोनॉमी उनको दे दो, एम्पावर कर दो, उनको पावर दो, कुछ उनको अच्छा फुलफिलमेंट होता है, फील होता है कि यार मोटिवेटेड फील होते हैं कि यार बॉस ने मुझसे कहा ये काम तुम खुद करो, यानी वो मुझ पर बिलीव करते हैं। ये एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है आपको, राइट। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मतलब उसको फ्रीडम दो, उसको ऑटोनॉमी दो, डिसीजन मेकिंग की पावर दो, राइट। तो ये हमारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नाउ देयर इज अ लास्ट टॉपिक, लीडरशिप स्टाइल। उसके बाद आधे घंटे में आपका ये वीडियो खत्म, पूरा चैप्टर। चलिए, लीडरशिप दैट पर्सनालिटी जो दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर लेता है, यानी अकॉर्डिंग टू उसकी डिमांड के वो लोगों को मोटिवेट कर लेता है, मूव कर देता है उनका बिहेवियर। दैट इज व्हाट लीडरशिप ऑल अबाउट। तो लीडरशिप के 3 स्टाइल हमारे पास हैं। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव स्टाइल, लीडर है ये, और ये सबऑर्डिनेट है। आप देखिए एरो एक ही तरफ है, ये सिर्फ ऑर्डर्स दे रहा है, कोई उनकी सजेशन नहीं ले रहा। काम क्या करना है ये भी लीडर बताएगा, कैसे करना है ये भी लीडर बताएगा, यानी उनको फ्रीडम नहीं है सबऑर्डिनेट को, इसीलिए इसको बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी बोलते हैं। बॉस इज ऑलवेज राइट इज लाइक द स्टेटमेंट हियर। अथॉरिटेटिव और ऑटोक्रेटिक, और इस तरीके की लीडरशिप फॉलो होती है जहां पर जो सबऑर्डिनेट हैं उनको स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस की जरूरत है, वो इस आसानी से काम नहीं करते, थोड़े से बिगड़े हुए हैं, आप ये समझ सकते हैं, राइट। हर एक स्टाइल का अपना इंपॉर्टेंस है। आप ये नहीं कह सकते ऑटोक्रेटिक बहुत बुरा है। अगर सबऑर्डिनेट जो है वो थोड़े से शरारती हैं, काम ठीक से नहीं करते, वैसे बहुत बढ़िया है, काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है, तो इस तरीके का स्टाइल फॉलो किया जाता है, राइट। डेमोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल में लीडर बैठा हुआ बीच में और ये सबऑर्डिनेट बैठे हुए, इन सबसे बात कर रहा है, इसको ऑर्डर भी दे रहा है, इसकी बात भी सुन रहा है, इसको ऑर्डर भी दे रहा है, इससे बात भी सुन रहा है, और ये ग्रुप के साथ काम करने की कोशिश करता है, यानी ये टीम वर्क पे रोल प्ले करता है। तो ये सिर्फ मैं नहीं बोलता कि मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, मैं जो कह रहा हूँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप बताइए इसमें कैसे किया जा सकता है। यानी ये कंसल्टेशन विद एम्प्लॉइज लेता है और उसके बाद फाइनल डिसीजन इसी का है, लेकिन ये कंसल्टेशन इनकी लेता है। फाइनली डिसीजन इसका होगा, लेकिन ये ग्रुप को इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप, राइट। उसके बाद लास्ट आता है लेजे फेयर और फ्री रेन स्टाइल। इसमें लीडर बैठा हुआ है यहाँ पर,
उसने काम सौंप दिया, उसके बाद सबॉर्डिनेट आपस में ही बातचीत करने में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ सबॉर्डिनेट काफ़ी एक्सपर्ट है अपने काम में, उनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है लीडर की, वो अपने आप ही काम कर लेंगे। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में मैं लीडर हूँ और यहाँ पर मेरे पास 4 सबॉर्डिनेट हैं एंड दे आर एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड, तो मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, बस उनका टीम मेंबर मैं बन गई, टीम लीडर बन गई, लेकिन असलियत में वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है, तो वो खुद से काम करेंगे। इसको बोलते हैं आपके पास, तो ये लास्ट वाला हो गया सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। तो ये था आपके पास पूरा डायरेक्टिंग चैप्टर। आई होप आपको हमारा ये जो एफर्ट है ये पसंद आ रहा हो। हम आपके लिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर ज़रूर करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग युवर क्लासेस।